वो अपने जनरेशन को सस्टेन करने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू अपने जनरेशन को सस्टेन करने के लिए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, टू मेंटेन देयर जनरेशन। इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू सस्टेन सस्टेन और मेंटेन देयर जनरेशन, है ना। तो अब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन के बाद, वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। कुछ कुछ वो पेरेंट्स के जैसा होता है और कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेज होते हैं। अब ये डिफरेंसेज होने के कारण क्या है? ये डिफरेंस होने का कारण क्या है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट सस्टेन नहीं रहता, इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज रहता है। और अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ जो नया जनरेशन आ रहा है उसमें भी कुछ चेंजिंग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब ह्यूमन में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसके जीन में भी कुछ चेंज आएगा, जेनेटिक मटेरियल में भी कौन जाता है, चेंज आता है। साथ साथ में उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में भी कुछ चेंजेज आते रहते हैं, ताकि वो जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है उसके साथ वो कोप अप कर सके, ठीक है ना, उसके साथ वो अपने आप को मेंटेन कर सके। अगर आगे देखते हैं इसके, तो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होता है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोर एडवांस होता है, क्योंकि ये जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए देखो, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। जैसा हम लोग जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन हम लोग को जाना है कैरेक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही इसमें चेंज आता है। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन के दो कैटेगरी होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल क्या होता है? सेक्सुअल बाई पेरेंटल होते हैं, जैसे कि कोई भी उसमें क्या होगा ना कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमीट मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। मेल जो होगा स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल क्या करेगी? एक का फॉर्मेशन करेगी, एग या ओवम को जो भी उसका फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद क्या होगा? कॉपुलेशन के थ्रू उसमें जब फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन होगा तो एग और ओवम का, एग का और स्पर्म का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस जाइगोट पे क्या होगा? ये सिंगल सेल का होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसका फिर से क्या होगा? डिवीजन होगा तो जिससे कि मल्टी सेलर होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। यानी कि जब सेल का डिवीजन होगा, जाइगोट का डिवीजन होगा, तो वो बहुत मल्टी सेलर बनेंगे। प्लस अब ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है, बनना है, तो उसमें सारे सेल, बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अब हर सेल का क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा। और डिफ्रेंसिएशन में हर सेल का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। कोई सेल जैसे कोई सेल एलिमेंट्री कैनाल का अगर सेल हो गया, कोई सेल पैंक्रियाज का सेल हो गया, ठीक है ना, कोई सेल लीवर का हो गया, तो वो उसका सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट होना होता है। इस तरह से डिवीजन और डिफ्रेंशिएट करके ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसी में जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम में जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण जो नया ऑफस्प्रिंग आता है उस ऑफस्प्रिंग में नए चेंजेज आते हैं, जो कि नए जो इन्वायरमेंट में चेंजेज है उसके साथ वो कोप अप करते हैं और उसके साथ वो अपने आप को मेंटेन करते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट कि ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट है। और सिंगल पेरेंट से ही क्या होता है? एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि प्लांट में है, प्लांट का कोई चीज़, प्लांट में जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा का देख लो, या फिर कोई अमीबा को देख लो, या ईस्ट को देख लो, इससे क्या होता है? फंगस को देख लो, तो इससे क्या होता है? इसका बॉडी सेपरेट करता है। बर्डिंग, कहीं बर्डिंग के द्वारा होगा, कहीं बाइंड्री फिजन के द्वारा होगा, तो ये सब के द्वारा क्या होता है? वो सेपरेट होता है और नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें क्या होगा? ना आपको गमीट की जरूरत पड़ेगी, तो ये गमीट का फॉर्मेशन भी नहीं करता है। और ना ही इसमें, अगर गमीट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है ना। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है? स्पोर का कुछ मेथड होते हैं जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो ये गैमीट नहीं होता है, स्पोर होता है। और स्पोर दो तरह के होते हैं, माइटोस्पोर, मियोस्पोर, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसके द्वारा जैसे स्पोर का फॉर्मेशन किसमें? प्लांट में भी होता है, बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन। या तुम्हारे जितने भी फंगस हो गए, फंगस में हो गया, अलगी में हो गया, फंगस में हो गया, ये सब में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आपका बैक्टीरिया में भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अगर बाइंड्री फिजन की बात करते हैं तो बाइंड्री फिजन में क्या हो गया? एक बैक्टीरिया है मान लो, या अमीबा है, तो ये मान लो ये अमीबा है, ये इस तरह से अमीबा है मान लो, या बैक्टीरिया है कोई भी। तो ये क्या करेगा? जब ये ग्रोथ हो जाएगा एक लिमिट के बाद, क्या करता है? साइज एक लिमिट के बाद नहीं ग्रो करेगा, एक लिमिट के बाद इसका साइज नहीं बढ़ेगा, और ये क्या करेगा? ग्रोथ डिवीजन के फेज में चला जाएगा, और ये एक से दो सेल बना लेता है, ठीक है ना। और फिर ये फिर से डिवीजन में चला जाता है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये फिर दो सेल बना लेगा इस तरह से। तो इसका प्रॉपर
डिवीजन होता रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, दो में डिवाइड होता रहता है। यही प्रोसेस हम लोग किसमें, ईस्ट में भी पाया जाता है। जैसे कि ईस्ट में बाइनरी फिजन में बडिंग पाया जाता है। जैसे कि अगर ये ईस्ट है तो इसके बॉडी पे इस तरह से बडिंग टाइप का स्ट्रक्चर निकलता रहता है, ठीक है ना, बडिंग होता रहता है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होगा फ्रेगमेंटेशन में, मान लो कि ये पूरा एक कोई अलगी है, ठीक है ना, फिलामेंटस अलगी है, और यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, तो हर एक पार्ट जो ब्रेक पार्ट होगा ना, हर एक पार्ट क्या होगा, डेवलप होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना, हर एक पार्ट। तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसमें भी कहीं दो ऑर्गेनिज्म की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। उसके बाद क्या है, रीजनरेशन उसी तरह हो गया। रीजनरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, इस तरह से प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने प्लेनेरिया देखा होगा, इस तरह से। इसमें सबसे पहली बार क्या होता है, सेंस ऑर्गन जैसे आई जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला था। तो इसका अगर बॉडी से कट हो जाता है तो ये पार्ट वाला, ये पार्ट और ये पार्ट फिर से क्या करता है, ये फिर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये भी इसमें पाया जाए, रीजनरेशन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। अब ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम लोग को जानना है, पढ़ना है, इसलिए इसमें हम ब्रीफ में ही इसको थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें, उसी तरह हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, एक रीजनरेशन भी होता है और बर्डिंग भी होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के कैटेगरी है। अब एक और यहाँ पर टर्म आता है, जैसे कि एक चीज़ और पढ़ना है यहाँ पे कि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, और जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, इन दोनों को साइनोनेमस माना जाता है। जैसे देखो, एक साइनोनेमस माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो होता है, अब मान लो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया हुआ, तो बैक्टीरिया क्या होगा, ये एक टाइम के बाद तुरंत थोड़ा सा ग्रोथ होगा, उसके बाद ये डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये तुरंत ग्रो करेगा और दो बैक्टीरिया में डिवाइड करेगा। तो यानी कि इसका कोई डेथ पीरियड नहीं है, लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है। ये ग्रो करता है और ये डिवाइड करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, इसलिए इसके ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को साइनोनिमस इक्वल माना जाता है। यानी कि जितना ये ग्रो करेगा उतना ये रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। इसका ग्रोथ के साथ इसका नंबर बढ़ता जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव प्रोसेस, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग इंक्लूसिव प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो एक हायर ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये कोई भी हायर, जैसे कि हम ही लोग की बात कर लो, ये ह्यूमन बींग की बात कर लो, तो हायर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करेगा, पहले इसका क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, जब बर्थ लेता है उसके बाद, बर्थ के बाद ये इसका प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा, उसके बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। यानी कि एक फेज इसका रिप्रोडक्शन फेज आता है जिसमें ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, और बाकी टाइम में प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, ये ग्रोथ करता जाता है। उसके रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है। यानी कि इसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इक्वल नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसका ग्रोथ अलग होगा, रिप्रोडक्शन का सीन अलग होता है। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोसेस बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर अलग होता है, डिफाइनिंग फीचर अलग होता है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो हर कोई रिप्रोडक्शन करे ही करे। जैसे कि अगर म्यूल की बात करें, खच्चर जो जानते होगे आप लोग, म्यूल की बात करें तो म्यूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, म्यूल का फॉर्मेशन, तो एक फीमेल हॉर्स होती है और मेल डंकी होता है, ठीक है ना। दोनों के रिप्रोडक्शन से क्या होता है, कॉपुलेशन से म्यूल प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये म्यूल जो होता है ये फर्टाइल नहीं होता है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, है ना। और ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो है तो लिविंग, उसको नॉन लिविंग तो बोलोगे नहीं, तो है लिविंग लेकिन स्टेराइल है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो इस उसके बाद उसी तरह वर्कर बी का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो वर्कर बी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि फीमेल एक ही क्वीन होती है, बाकी सारी जो फीमेल होती है, क्यून एक फेरोमोन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बाकी सारी जो फीमेल होती है वो फर्टाइल नहीं हो पाती है कि नहीं। लेकिन अगर वहाँ से क्वीन हट जाए तो वो फिर से फर्टाइल हो जाती है। तो इस तरह से जो फर्टाइल, अगर मान लो क्वीन के प्रेजेंस में वो फर्टाइल, पूरी ज़िंदगी फर्टाइल नहीं है, तो क्या उसको तुम नॉन लिविंग मानोगे, नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक हो गया। उसी तरह ह्यूमन कपल की भी बात कर लो अगर, तो ह्यूमन कपल में भी तो बहुत सारे कपल होते हैं जो कि चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या तुम लिविंग ही तो कहोगे, नॉन लिविंग तो कह नहीं सकते। तो इस तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, लेकिन सारे लिविंग में हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको हम रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कोई भी एनिमल का, ये तो डिफाइनिंग फीचर है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें कॉन्शियसनेस होगा ही होगा। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। एक मैं पत्थर ले लेता हूँ, ठीक है ना। पत्थर को धूप में रख दो या बर्फ़ में रख दो, आग में रख दो, कहीं भी रख दो, तो पत्थर पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ना है उसको। उसको क्या फील होगा, उसको फील नहीं होगा, है कि नहीं। तो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुम धूप में खड़ा कर दो तो उसको धूप भी लगेगा, बारिश भी लगेगी, ठीक है ना, ठंड भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी। तो यानी कि उसका बॉडी जो है
एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करता है, परसीव करता है। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करेगा, परसीव करेगा। अब ये स्टिमुलस जो होता है एक्सटर्नल जो होता है, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, फिजिकल हो सकता है जैसे कि आपका हीट हो गया, धूप हो गया, जैसे कि यूवी रे हो गया, ये सब फिजिकल हो सकते हैं। केमिकल हो सकता है जैसे कि एसिड हो गया। बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल जैसे इंसेक्ट हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस, ये सब हो गया, ये सब बायोलॉजिकल, ये सारे स्टिमुलस क्रिएट करते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस तो पाया ही जाता है, अपने प्रति हो, इन्वायरमेंट के प्रति हो, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद हायर जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया की बात कर लेता हूँ, अगर बैक्टीरिया की बात कर लो या फिर सिंगल सेल के बैक्टीरिया की बात कर लो। तो सिंगल सेल के बैक्टीरिया में स्टिमुलस उतना हाईली डेवलप नहीं होता है। वो क्या होता है, जैसे हीट के लिए वो सेंसिटिव होगा, लाइट के लिए वो सेंसिटिव होगा, तो ये सब उसमें कुछ स्टिमुलस ये सब पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हायर ऑर्गेनिज्म की, जब हम लोग बात करते हैं तो हायर ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन डेवलप कर जाता है। आप लाइट के, आप देखने के लिए, परसीव करने के लिए देखना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। आप देख करके ही स्टिमुलस को आइडेंटिफाई कर लेते हो बहुत जगह। आप ठीक है ना, हायर टच करने का थर्मो रिसेप्टर ये सब होता है, टच करने का सेंसेशन आपके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। स्मेल करने का आपके अंदर स्मेल करने का आपके अंदर सेंस आ जाता है। तो इस तरह के हायर ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन मोर डेवलप हो जाता है। उसी तरह ह्यूमन की अगर बात करें, उससे भी एडवांस अगर देख लो, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या होता है, सेल्फ अवेयर होता है। अब जैसे कि गाय बैल है या फिर कोई भी एनिमल है, उसको अपना ना पास्ट का चिंता है ना फ्यूचर का उसको टेंशन है। ऐसा तो नहीं वो टेंशन में मारा जा रहा है कि हमें कल शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब उसके पास टेंशन नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग ही एक ऐसा एनिमल है कि इसको हर चीज़ का टेंशन है। इसको अपने पास्ट में क्या गुजरा उसका भी टेंशन इसके पास रहेगा, फ्यूचर में इसको क्या करना है इसका भी टेंशन है, कैरियर कैसे डेवलप होगा, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सब का टेंशन है। यानी कि ये सब इसका सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये हाईली डेवलप कॉन्शियसनेस हो गया ना। तो अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप खुद तय करोगे इसको कैसे लेते हो। तो ये भी सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस से पाया जाता है। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन है जो कोमा में चला गया है, ठीक है ना, तो कोमा में चला गया तो उसको हम लोग कॉन्शियसनेस उसमें रहता है कि नहीं रहता है, ये जानना होता है। तो देखो, कोई भी पर्सन है, अब सेंस का मतलब ये नहीं होता है कि देखो स्टिमुलस का क्या मतलब है, कॉन्शियसनेस का दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जिसको परसीव करता है, एक इंटरनल स्टिमुलस होता है। जैसे कि आप कोमा में हो या कुछ सोए हुए हो, मान लो आप सोए हुए हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर दिया है। आपका बॉडी तो फिर भी काम करता है, आपका किडनी काम कर ही रहा है, आपका हार्ट काम कर ही रहा है, ठीक है ना। और कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी फेनोमेना जो हो रहा है उसको आपको बॉडी आपको इंडिकेट करता ही है। रात को ऐसा थोड़ी सोए सोए पेट दर्द करता है तो आपको सोए हैं इसलिए पेट दर्द नहीं हो रहा है। तो ये सारे इंटरनल स्टिमुलस आपके अंदर काम करते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन मान लो कोमा में गया हुआ है, तो ऐसा नहीं है उसको प्यूपिल में अगर टॉर्च बारोगे, अगर उसमें लाइट दोगे, तो देखना उसका प्यूपिल क्या होता है, श्रिंक करता है या ओपन होता है, ठीक है ना, पीपल वर्क करता है। तो इसलिए कोई पर्सन अगर कॉमा में, जब तक उसको लिविंग होने का, फिर से बैक होने का चांस है, तब तक उसको हम लोग लिविंग ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्शियसनेस कॉमा में पर्सन है उसमें भी इंटरनल कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर जो कि हम लोगों ने जानना था। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे लोकोमोशन हो गया, और भी क्या एडेप्टेशन हो गया। तो ये सब कैरेक्टर हैं, लेकिन वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने इसमें डिस्कस कर दिया दोनों। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेते हैं। जैसे कि कैरेक्टर हो गया, ये 5 कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस। अब ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे में पाए जाएंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल नहीं होता है। और ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। तो इस बेसिस पर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर इसमें कौन कौन सा हो गया, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। दूसरा, सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सेल का नहीं बना होता है। और कॉन्शियसनेस, ये तो है ही, कॉन्शियसनेस सारे लिविंग में ही पाए जाएंगे, किसी भी नॉन लिविंग में पाए नहीं जाएंगे। तो ये 3 जो हैं डिफाइनिंग फीचर है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, और अब अगले चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।